आ रहा हूँ। Location. India's size and location. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Happy Good Guru morning. Purnima. Good morning, sir. Happy Guru Purnima, all of you. अभी 19 ही आए हैं. Good morning, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा आपका जो चैप्टर है इंडिया साइट एंड लोकेशन, तो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत छोटा भी है, जिसको हम इजीली खत्म करके फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे. ठीक है. इसके अंदर आपका ओके सर. सबसे पहले तो इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का किस लोकेशन पर है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया एक सेंट्रलाइज पोजीशन है एशिया के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. इंडिया की बाउंड्रीज. तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इट हैज अचीव्ड द मल्टी फेज सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economy development. India has also contributed significantly. यानी कि अगर हम देखें तो इंडिया एक बहुत पुरानी सभ्यता है, यानी कि बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, जिसमें हर तरह के सोशल इकोनॉमिक वर्क भी हुए हैं, प्रोग्रेस भी हुई है लास्ट पिछले 50 सालों में. अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया की जो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है वो खासकर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट. सो इंडिया हैज आल्सो द कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. इसके बाद हमारे जो इसमें टॉपिक कवर होंगे, 4 टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे. इंडिया लोकेशन, इट्स साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द लोकेशन.
आपके हाथ में बुक होगी तो ये सारी लोकेशन को आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका इंदिरा पॉइंट का भी दिया हुआ है येलो बॉक्स के अंदर, उसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है लाइज entirely in the northern hemisphere between the latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 north east। इसके बाद आपका आता है डिवाइडेड बाय द ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मेन रूल क्या है? डिवाइड टू इक्वल पार्ट, डिवाइड टू इक्वल पार्ट। इसके में इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड lie in Bay of Bengal, in southwest Lakshadweep Island in the Arabian Sea। ये आपकी प्रॉपर लोकेशन है इंडिया की। इसके दोनों तरफ क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता चल चुका होगा। आई होप यहाँ तक आपका सबका क्लियर होगा। यस सर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। उसके बाद हम इसमें आता है आपका टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। देखिए इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट, विच इज द 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने चैप्टर कराया था तो आप लोगों को याद होगा हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी एक क्लास के अंदर कराए थे। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके जो पेपर 80 मार्क्स के पेपर होते हैं उसमें 50% एमसीक्यू आ जाए और 50% आपकी थ्योरी आए। तो बी प्रिपेयर, आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now next is the India is the 7th largest country in the world in term of land mass। अगर हम लैंड मास के अकॉर्डिंग देखें तो 7 लार्जेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की वो इंडिया है। इसके बाद आता है आपका इट हैज लैंड बाउंड्रीज अबाउट द 15,200 किलोमीटर and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में 7th नंबर पर है लैंड मास के अकॉर्डिंग। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर और जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं सब ये। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंगफोर्ड माउंटेन बाउंड एज, यानी जैसे यंगफोर्ड माउंटेन किसके लिए कहा गया है? हिमालय पर्वत के लिए। South of about 22 degree north latitude, India narrow and final extent toward of the Indian Ocean. It also divided into 2 seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal its east। देखिए मैप के अंदर देखिए ये जो लाइन है, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि 82 डिग्री 30 पर है। ऊपर से नीचे दोनों इसकी सेम लोकेशन होगी और अक्सर ये कहा जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप क्यों है। तो इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि हर डिग्री पर 4 मिनट का गैप होता है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसमें 2 घंटे का गैप होता है। अगर हर डिग्री पर 4 घंटे का गैप है, 4 मिनट का गैप है, तो 30 डिग्री पर अगर हम देखें तो 30 into 4 is equal to 120 minutes। 120 minutes means 2 hours। I hope everybody clear this concept। Yes, sir. Yes, sir. Good। हाँ मैं ये दिखा रहा था आपको, देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है इंडिया के दोनों तरफ, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है और इधर लक्षद्वीप है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सारा? यस सर। Yes, sir. Sir. अब हमारा आता है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि कितना फैला हुआ है दोनों साइड में। आप इसको देखिए, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट द 30 डिग्री। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। द टाइम लॉन्ग ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 degree 30 east passing through the Mirzapur in UP is taken as the Indian standard time for the whole country।
ये बात समझ आई आपको कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट में जो है वो 30 डिग्री का है. इंडियन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. ये क्लियर हो गया. देन द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी कि जो मैं आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको दिखा रहा था वो पास करते हैं मिर्जापुर से. ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ मैप के अंदर. देखिए जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिर्जापुर. क्लियर हुई बात बेटा? तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ऑल ओवर कंट्री के लिए यहाँ से काउंट किया जाए. अब इसके अंदर आता है द टाइम गैप बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 आवर, जो कि मैंने अभी आपको बताया. द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एंड वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये है आपका मिर्जापुर, जहां से आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन निकलती है. ये मिर्जापुर की पिक्चर है. ये गंगा का घाट है जहां पर आप देख रहे हैं ये नाव भी चल रही है, इसमें लोग बैठे हुए हैं. ये टेम्पल है, ये रिवर पार्ट है, अदर टेम्पल्स भी हैं. अगर आप फोटो के अंदर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मिर्जापुर का. अब आपका पार्ट आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड. देखिए इस पार्ट के अंदर से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. जैसे इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. तो इसके अंदर आप सारा लिखोगे. इंडिया रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट टू द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया. क्लियर हो गया? यानी कि इंडिया का जो रूट है इंडियन ओशियन का वो पूरे यूरोप को वेस्टर्न और अदर कंट्रीज जो ईस्ट एशिया की हैं उन सबको आपस में जोड़ता है. और वो कहाँ है? इंडियन ओशियन में. और इंडियन ओशियन कहाँ है? तो इसलिए इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है. क्लियर हुई बात? इसके बाद आता है आपका द डेक्कन प्लेट्यू हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast, the East Asia from the eastern coast, the Asian Ocean which is south of India given name Indian Ocean as no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. यानी कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो ये ओशन है साउथ में, इंडिया हैज नेम इंडियन ओशन बिकॉज हमारी जो कोस्ट सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है और किसी की नहीं है. इसलिए इस ओशन को इंडियन ओशन का नाम दिया गया. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर. No. ओके. इसके बाद आप देखिए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इसमें आपको करना क्या है? The land route of India are much older than sea route. Various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers to ocean limits such as interaction for a long time. यानी कि अगर हम देखें तो इंडिया का जो लैंड रूट है वो सी रूट से भी बहुत पुराना है. लोग आपने पहले देखा होगा रामायण महाभारत के टाइम में भी ये लोग रशिया तक चले गए थे. कैसे चले गए थे? यानी कि हमारा लैंड रूट जो था वो काफी बड़ा था. बड़े बड़े माउंटेन्स थे, उनको क्रॉस करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे. तो एशियन टाइम में भी अगर हम देखें और एशियन ट्रेवलर जो थे वो भी बड़ी दिक्कतें उनको होती थी इस तरीके से लैंड रूट को पास करने में, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग किया करते. ठीक है बेटा? द लैंड रूट हेल्प इंडिया इज एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड द कम्युनिटी सिंस एशियन टाइम. लैंड रूट की वजह से ही इंडिया के लोग जो थे या इंडिया में जो लोग आते थे वो लोग अपने अलग अलग आइडियाज लेके आ जाते थे या लेकर आते थे. वहां से अलग अलग चीजें आती थी. बहुत देखिए हर चीज इंडिया की नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के बाहर से भी है. इंडिया सबसे ज्यादा फेमस जो था वो स्पाइसेस के लिए यानी कि मसालों के लिए फेमस था. ठीक. और सबसे ज्यादा चीजें जो बाहर से इंडिया के अंदर आई हैं वो अलग अलग चीजें हैं. अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्रीज भी हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो
नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर रामायण काल, महाभारत काल, पंचतंत्र, उपनिषद। इन चीजों के अंदर भी अगर हम देखें तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इंडिया हैज प्रोपगेटेड ऑफ द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल and the decimal system, or as well as given spices, muslin and the other merchandise the different countries। आपने महाभारत में भी देखा होगा जो इन दुर्योधन का मामा जो शकुनी था वो गांधार यानी कि अफगानिस्तान वहां का राजा हुआ करता था और वहां से वो अपनी सेना के साथ आ जाता था। तो उस वक्त भी देखिए हमारा जो लैंड रूट था उसको वो लोग क्रॉस करते हुए आते थे। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा इन चीजों पर ना ध्यान दिया करो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लव कुश ने जहां पर रूल किया वहां पर आज वो भी पूरा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान का और इसके पार्ट में आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो रामायण काल से ही और पंचतंत्र स्टोरीज में, उपनिषद में, महाभारत में, तो इन सब चीजों का जिक्र इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्पिरिचुअल्स and the architectural system of domes and minarets from the West Asian can be seen in the different part of India। अब इंडिया के अंदर ही आप अलग अलग कंट्रीज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे ग्रीक का हो गया, उनके डोम्स हो गए, तो आप मस्जिदों को देखोगे उनके ऊपर डोम्स बने होते हैं। तो इस हर तरीके का अलग अलग सिस्टम जो है वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक दूसरे के व्यूज, एक दूसरे के कल्चर, ये एक्सचेंज हुआ था लैंड रूट के। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इट्स नेबर्स। तो इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 29 स्टेट्स, अब तो खैर कम हो गए हैं, 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है और जो हमारे स्टेट हैं वो 27 हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 9 हो गई हैं, जो कि हमारी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। कैसे शेयर करती हैं? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ के अंदर चाइना एंड नेपाल एंड भूटान, ईस्ट के अंदर म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ के अंदर श्रीलंका, यस राघव, श्रीलंका एंड मालदीव। बोलो बेटे राघव, राघव यू रेज योर हैंड, राघव। यस बोलो बेटा, सर। आपको कुछ पूछना था बेटा? सर कुछ बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अच्छा करता हूं सर। ठीक है बेटा, आपको ये समझ आया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, इसमें हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? कई बार ये हमारे 1 मार्क में भी आता है, ठीक है, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको चारों साइड लिखनी होती है। तो अगेन आई रिपीट अगेन, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ चाइना, नेपाल एंड भूटान, ईस्ट म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब देखिए अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में देखें नेपाल, चाइना, भूटान, इसके बाद ईस्ट में देखें म्यांमार, बांग्लादेश, और साउथ में देखें श्रीलंका, ठीक है, और ये मालदीव। यहां तक कोई डाउट आपको? नो सर। No, sir. इसके बाद आपको आता है इंडिया एंड द एडजेंट कंट्रीज, यानी कि श्रीलंका इज स्प्रेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो कैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द फाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, अब मैप में ही ध्यान से देखिए आप लोग, ये दिस इज अ नैरो टनल फाल्क स्ट्रेट, जिसको ये रामायण काल से कहा जाता है, ये राम सेतु। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? Now next is Maldives Island are situated. अभी कुमार, अभी बोलो बेटा, कुछ पूछना है अभी?
अभी आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया था बेटा। ओके, Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. Now next is the peninsula is a piece of land that is bordered by water on three sides, but connected to mainland on the one side. देखिए इंडिया जो है 1 2 3 अगर हम ये देखें तो तीनों साइड से ही समुद्र में है। बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये हमारा पूरा जो पार्ट आता है ये लैंड बाउंड्रीज का है। और ये हमारा एयर रूट है जिसको मैप में आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एयर रूट है। इंडिया को सेंट्रल लोकेशन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से आप हर जगह इजीली मूव कर सकते हैं, चाहे आप वाटर वेज के थ्रू जाएं, चाहे आप एयरवे के थ्रू जाएं। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली था क्या क्या, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको मैंने बताया था, इसे अच्छी तरीके से देख लेना, डू यू नो में जो दिए हुए हैं। इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसको हाईलाइट कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट डू यू नो के अंदर है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, ये आपका एमसीक्यू पार्ट है। India distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. Now next is before 1947, there are the two type of state in India, the provincial state and the princely state. Provincial state वो थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल होता था, princely state वो थे जहाँ पर किसी न किसी जो आपके प्रिंस का या राजा का वहाँ पर रूल हुआ करता था। Provinces were ruled or directed by the British officials who were appointed by a viceroy. Princely state were ruled by the local hereditary ruler who acknowledged the sovereignty in return for the local autonomy. I hope यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये है आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 सुनामी के अंदर सबमर्ज हो गया था। And this is the summary of the chapter. India is known for its rich commercial and cultural heritage and home to some of the oldest civilization in the world, like the Indus Valley civilization. Next is India is spread across both the eastern and northern hemisphere. India is latitude stretched to between 8 degree 4 north and 37.6 degree north, and longitude stretch is between 68.7 degree east and 97.25 degree east. The Tropic of Cancer 23.3 degree north latitude across the country, divided almost into two equal parts. The country has the Andaman and Nicobar Island in the southeast and Lakshadweep Island in the southwest. The total area of the India has landmass 3.28 million square kilometer, nearly 2.4% of the total land area of the world. India is the 7th largest country in the world. ये है आपका टोटल पूरा एरिया, और दिस इज द पिक्चर ऑफ द सुएज कैनल। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यस सर। इसके बाद पूरा समझ लीजिए। यस सर। ये सारा तो मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया की बाउंड्री जो है, यंगफोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वत के बारे में इसमें कहा गया है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो कि वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन इन द साउथ। इसके बाद इसमें आपकी लैंड बाउंड्री और ओशियनिक बाउंड्री का जिक्र है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आकर आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट बेटे? नो सर। अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को कॉल कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें दूसरा चैप्टर देखते हैं।
अब जो मैं इसमें चैप्टर आपको करा रहा हूँ वो है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। सबको स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? Yes, sir. गुड। बेटा अटेंडेंस का स्नैपशॉट लेके मेरे को है ना ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है? ओके, नाउ विल स्टार्ट द इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। देखिए पालमपुर, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है उत्तर प्रदेश का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पालमपुर को एक मॉडर्न विलेज के तौर पर दिखाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पालमपुर, मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, लिसन केयरफुली। पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज, राइट? Farming is the main activity in Palampur, whereas the several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various types of the resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. So Palampur is well connected with the neighboring village and the town Raiganj, a big village in 3 kilometers from Palampur. In all-weather roads connected the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. Many kinds of the transports are visible on this road, starting from the bullock carts, tonga, bogies, loaded with jagaris. Jagaris मतलब आपको जो गुड़ होता है, ठीक है? And with the other commodity to motor vehicles like the motorcycles, jeep, tractors, and trucks. The village has about the 450 families belonging to the several different castes. The villages has about the 450 families belonging to the several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their house, some of them quite large and made of bricks with cement plastering. The assis compare of the 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are mud and straw. Electricity power all the tube wells in the field. It is used the various type of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पालमपुर। अब इसका मोटा मोटा मैं इंट्रोडक्शन आपको फिर से दे देता हूँ। पालमपुर विलेज जो है वहाँ की मेन एक्टिविटी, पालमपुर विलेज जो है सबसे पहले इमेजिनरी विलेज है, वहाँ की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। अदर एक्टिविटीज भी कुछ लोग करते हैं जो कि फार्मिंग में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज को यूज करके सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। वहाँ की जो रोड्स हैं वो वेल कनेक्टेड हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं जो कि नियरपोर्ट जो टाउन है उनसे कनेक्टेड हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हर घर के अंदर है, जिसके कारण वहाँ पर इरिगेशन पैटर्न जो है वो सबसे अच्छा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पर अच्छा होता है। दैट्स व्हाई 75% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन फार्मिंग। इसके बाद आपका आता है वहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बीमारों को ट्रीट किया जाता है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। इसके साथ साथ वहाँ पर ट्यूबवेल्स हैं। वहाँ पर 450 फैमिली रहती है, 80 फैमिली अपर कास्ट है, अदर फैमिलीज हैं, एंड 1/3 फैमिलीज ऑफ बिलोंग टू द SC STs, और वो लोग एक कोने में रहते हैं, ठीक है, विलेज के। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। द एम ऑफ द प्रोडक्शन is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for the production of goods and services. Just like the first requirement is labor, land, the second requirement is labor, the third requirement is physical capital. There are the 2 types of the physical capital: tools, machines, and buildings. This is called the fixed capital, and raw materials and money in hand. This is called the working capital. Tools and machines range from very simple tools such as the farmer plug in the sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tools, machines, building can be used in production over many years
and are called the fixed capital. So this is the define of the fixed capital. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called the fixed capital. Now next is raw material and money in hand. So production require a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during the production to make payment and buy other necessary items. Raw material and the money in hand are called working capital. So what is the define of the working capital? Raw materials and money in hand are called the working capital. So listen carefully. The दो आपको मैंने जो तीन बताए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. इसके अंदर आपका लैंड, एयर, वाटर तीनों ही चीजें आ जाती हैं. द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. लेबर मींस स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर. द फिजिकल कैपिटल ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं. इसके बाद आपका आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल is known as the factor of the production. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या आती है बेटा कि अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन क्या है, तो उसका देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बताइए. आपको मैंने बताया था कि इन सब के अंदर अगर मैं ये देखूं कि सबसे सही चीज क्या है, तो उसमें हमारे को अगर देखना है तो इन चारों ही फैक्टर्स के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बेटा? सर लैंड. इन चारों ही फैक्टर में चारों ही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स. समझ आ रही है मेरी बात बेटा? समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और इसके अंदर आ जाती है कि भाई, एक मिनट रुकना बेटा. आप लोगों ने इसका स्नैपशॉट ले लिया? सर भेज भी दिया भेज मैंने. दिया? गुड. पूरा 32 का भेज दिया ना? हाँ. ठीक है. तो इसके अंदर देखिए सबसे ये चारों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि विदाउट ह्यूमन कैपिटल ऑल द रिसोर्सेज आर यूजलेस. क्योंकि अगर ह्यूमन देखिए ह्यूमन कैपिटल जहां होगा तभी तो आप रिसोर्सेज का यूज कर पाओगे. अगर ये लेबर नहीं होगी, अगर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो इस लैंड पर कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता. समझ आ रही है मेरी बात? इंसेक्टिसाइड, टूल्स और आपका इरिगेशन पैटर्न, ये सब बनाने की कैपेसिटी किसमें है? ह्यूमन बीइंग. इसलिए ह्यूमन कैपिटल जो है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. चारों ही प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बोलो बेटा क्या है? अभी तो मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल. आंसर दिया करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा. अदरवाइज फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा एक एक चीज के लिए. नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पालमपुर का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. 75% पीपल जो है इसके अंदर एंगेज हैं, डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड को लेकर, जो कि फार्मर्स हैं और फार्म लेबरर्स हैं. There is a basic constant in grazing of the production land area under the cultivation producing fixed since 1960. In Palampur, there is no expansion in land area under the cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. There are access to further people to increase farm production by bringing new land under the cultivation. देखिए इन लोगों ने क्या किया आफ्टर द 1960 या 1960 में जितनी भी लैंड ऐसी थी जो कि अनकल्टिवेटेड थी, यहाँ पर जहाँ पर फार्मिंग हम नहीं कर सकते थे, बैड लैंड जिसको हम कहते हैं, उस लैंड को भी इन लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड बनाया और वहां पर भी फार्मिंग शुरू कर दी. इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 1968 में जो गवर्नमेंट थी उसने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का मतलब था
कि फार्मिंग में खासकर वीट और राइस का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, यूज ऑफ द मॉडर्न टूल्स। इसके बाद आपका आता है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि जब हम एक ही लैंड पर एक से अधिक तरीके की फार्मिंग करते हैं तो वो कहलाती है मल्टीपल फार्मिंग। और उसी तरीके से पालमपुर के अंदर दो तरीके के जो आपके क्रॉपिंग सीजन थे, खारिफ सीजन और रबी सीजन, यानी कि नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ, फार्मर ग्रोइंग ज्वार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज फॉर द कैटल फील्ड। तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही बन जाता है, विच प्लांट यूज ऑफ द कैटल फील्ड्स, योर आंसर इज ज्वार एंड बाजरा। So it is followed by the cultivation of potato between the October and December. In the winter season, it means Rabi season, fields are shown with wheat. From the wheat produced, farmer keep enough wheat from the family consumption and sell the surplus. इसमें जो surplus word आया है उसका मतलब होता है extra, यानी कि आपने जितना ही प्रोडक्शन किया है, आप सपोज कीजिए आपने 10 क्विंटल प्रोडक्शन किया है और उस 10 क्विंटल प्रोडक्शन के अंदर 3 क्विंटल आपने अपनी फैमिली के लिए रख लिया कंजप्शन के लिए पूरे साल के लिए, और 7 क्विंटल प्रोडक्शन जो था उसको आपने मार्केट में सेल आउट कर दिया, तो 7 क्विंटल प्रोडक्शन जो है वो आपका सरप्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इसके बाद जो उन्होंने बीट को सेल आउट किया है उस पैसे को वो अपना सेव करके रखते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और अपने सेविंग के लिए। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड इन द शुगर केन which is the harvest once every year. Sugarcane is into raw form for a jagari is sold in the traders in Shahpur, यानी कि शुगर का जो प्रोडक्शन करते हैं वो गुड़ बनाने के लिए करते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं शाहपुर के बिजनेसमैन को या व्यापारियों। इसके बाद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960 introduced the Indian farmers to cultivate the wheat and rice using the yield variation, यानी कि HYV seeds compared of the traditional seed, यानी कि गवर्नमेंट ने HYV सीड्स का प्रोडक्शन करना शुरू किया। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड्स से तो HYV का प्रोडक्शन जो था ट्रेडिशनल सीड्स के कंपेरेटिवली 3 गुना ज्यादा था। इसलिए जब यहाँ के फार्मर्स ने उसका यूज करना शुरू किया तो लगातार उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। अब इसमें क्या होता है, सेम पीस ऑफ लैंड वुड यू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन व्हाट पॉसिबल अर्लियर। जब ये 1960 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ। इसके बाद इंडिया के जो फार्मर्स थे यानी रीजनल स्टेट जहाँ पर ट्यूबवेल्स इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स इन फार्मर्स, सम ऑफ देम bought from machinery like tractor and threshers which made the plugging and the harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. अब देखिए अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ ये सारी चीजें यूज करके, तो उसके साथ साथ हमें नुकसान भी हुआ। नुकसान कैसे हुआ, हमने हद से ज्यादा लैंड का यूज करना शुरू कर दिया, लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो कम होनी शुरू हो गई। हद से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू किया तो वाटर की जो प्रॉब्लम थी, वाटर पॉल्यूट होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, एनवायरमेंटल को हरेसमेंट होने लगी। तो इस तरीके से अगर किसी चीज का फायदा होता है तो बेटा उस चीज का नुकसान भी होता है। जैसे देखिए ये येलो बॉक्स में मैंने लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द मिनरल्स विच dissolve in water and are the immediately available to plant, but these may not be retreated in the soil from the long. They may escape from the soil and polluted groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. तो अगर हमें किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो अब इसमें आगे देखिए, लैंड बिगिनिंग अ